गाइस, वेलकम टू माय चैनल पटेल की पढ़ाई। मैं एस पटेल फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक हिस्ट्री के एक न्यू लेक्चर के साथ। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री की द राइज ऑफ रेसिडेंस की लेक्चर नंबर 2। ये जो हमारी लेक्चर होगी, इस लेक्चर को हम लोग 2 बोलेंगे। क्लियर? तो हम लोगों ने जहाँ कल पहले लेक्चर को हम लोगों ने ख़त्म किया था, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी एक बॉक्स में बना के एनसीईआरटीज़ में एक छोटी सी थ्योरी थी, जैसे कि अनसट रेनन व्हाट इज़ नेशन, मतलब अनसट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब है। कह रहा है इन अ लेक्चर डिलीवर at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ansat Renan outlined his understanding of what makes a nation. कह रहा है कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है, जिनका नाम था अंसट रेनन, ठीक है, ने जब 1882 में सोर्बोन एक विश्वविद्यालय, देखिए लिखा हुआ है सोर्बोन, यूनिवर्सिटी ऑफ सोर्बोन, मतलब सोर्बोन के विश्वविद्यालय की बात हो रही है, में दिए गए एक व्याख्या में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब राष्ट्र क्या होती है उन्होंने अपने अनुसार उन्होंने बताया। कहता है कि द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड, कह रहा है यहाँ कि द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एसे इंटाइटल क्वेनेस्ट सी क्वेन नेशन, मतलब व्हाट इज नेशन फ्रांसीसी वर्ड है। तो कह रहा है बाद में यह व्याख्या एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था क्वेस्ट सी क्वेन नेशन, इसका मतलब है व्हाट इज नेशन, मतलब बाद में ये एक निबंध की तरह छपा, याद रखिएगा। इसका नाम क्या था? क्वेस्ट सी क्वेन नेशन, दैट इज व्हाट इज नेशन। इन दिस एसे रेनन क्रिटिसाइज द नोशन सजेस्ट बाय अदर दैट अ नेशन इज फॉर्म बाय द कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। देखिए, कह रहा है कि इस निबंध में मतलब जो निबंध, मतलब एक तरह कह सकते हैं कि इन्होंने जो लिखा, में रेनन ने लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र सामान्य भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। देखिए, लैंग्वेज, कॉमन मतलब सामान्य, लैंग्वेज मतलब भाषा, रेस मतलब नस्ल, रिलीजन मतलब धर्म जिसकी हम बात करते हैं, और टेरिटरी मतलब कौन क्षेत्र का है। इन सब मिलकर क्या चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? तो नेशन। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि नेशन इज अ कम्युलेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। अब देखिए, इंडेवर का मतलब क्या होता है? इंडेवर का मतलब होता है ट्राई, मतलब कोशिश। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब हुआ कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों से त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। कहने का मतलब, जब भी एक कोई राष्ट्र बनता है तो उस राष्ट्र के बनने में बहुत ज़्यादा त्याग होती है, बलिदान होती है, और उसकी सबसे मैक्सिमम पीक पॉइंट होती है, दैट इज चरम बिंदु की बात कर रहे हैं, पीक पॉइंट होती है, जिसकी वजह से वो राष्ट्र बनकर उभरता है ना। कर रहा हिस्टोरिकल पास्ट, ग्रेट मैन ग्लोरी इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेस अ नेशनल आइडिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है लॉयल्टी, मतलब निष्ठा। ठीक है, ग्लोरी का मतलब होता है ब्यूटी, यानी गौरव की बात हो रही है। कह रहा है कि हिस्टोरिकल पास्ट, ठीक है, ग्रेट मैन ग्लोरी मतलब हुआ कि शौर्यवीरता से युक्त, ग्रेट मैन मतलब हुआ शौर्यवीरता से युक्त अतीत महान पुरुष के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय विचार करने का मतलब नेशनल आइडिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि टू हैव अ कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल बी प्रेजेंट, to have a perform a great deeds together, to wish to perform still more, these are essential condition of being a people। कहने का मतलब हुआ कि अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरत शर्तें होती हैं। मतलब ये सब मिलके ही क्या करते हैं? एक नेशन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कॉमन ग्लोरीज इन पास्ट, कॉमन विल प्रेजेंट, have a perform a great deeds
टुगेदर, टू विश परफॉर्मेंस स्टिल मोर। ठीक है, तो इन्हीं का मैंने हिंदी अभी कुछ देर पहले बताया कि जब तक ये सब आपस नहीं मिलेंगे, ठीक है, तब तक एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। कह रहा है कि नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। अब ये सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी। कहता है कि एग्जिस्टेंस, एक नेशन जो होते हैं एक लार्ज स्केल मतलब बड़ा तभी हो सकता है जब क्या हो सकती हो, एक बड़ा व्यापक क्या हो, एकता हो। तो कह रहा था राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह होता है। दैट इज अ क्लियर। जब तक एकता नहीं होगी तब तक कोई भी नेशन नहीं बन सकता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिस्टिक्स, मतलब प्लेबिस्टिक्स दैट इज रेफरेंडम, यानी एक तरह का रेफरेंडम। किसी के लिए भाई? तो कह रहा है रेफरेंडम स्पेशली वन दैट कंसर्न इन सोवरेन, एक तरह का रेफरेंडम क्या के लिए स्पेशली? तो किसी सोवरेन के कंसर्न हेतु जो एक रेफरेंडम दिया जाता है, दैट इज प्लेबिस्टिक। अगर इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो दैट इज अ जनमत संग्रह। अगर इसे और एबुलेट किया जाए तो हम सिंपली ये कह सकते हैं एक तरह का मतदान, एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग एक प्रस्ताव को या तो स्वीकार करते हैं या तो अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी के मतलब आपकी जो बुक है उसके नीचे लिखे होंगे ये एक इंडेक्स में बना के लिखे हुए हैं, आप देखिएगा कि प्लेबिस्सिट मतलब होते क्या है। मतलब किसी मतलब एक प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाना, दैट इज प्लेबिस्सिट्स। ठीक है, तो ये है आपका प्लेबिस्सिट्स का मतलब होता है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह कब होगा भाई? किसी भी कानून को या तो स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है, इसके लिए समाज से जो पूछा जाना, समाज बोले तो लोगों से, जनमत संग्रह यही होता है कि वहाँ के लोगों से, सभी लोगों से जो पूछा जाना ही, दैट इज प्लेबिस्सिट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है प्रोविंस इट इज इनहेबिटेंट्स इफ एनी वन हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड इट इज द इनहेबिटेंट। मतलब क्या हुआ कि उन प्रांत मतलब प्रांत उसके निवासी है, अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी से ही है। कह रहा है कि प्रोविंस इट इज इनहेबिटेंट इन एनी वन हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड। मतलब कंसल्टेड मतलब एक तरह का बात होता है सलाह, तो किसी भी सलाह लेने का जो अधिकार है वहाँ के निवासी से ही है। अब बाहर के लोगों से कोई सलाह आप नहीं ले सकते हैं। A nation ever has any real interest in annexing or holding on to country against its will। मतलब किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। यहाँ लिखा हुआ देखिए एनेक्सेसिंग। एनेक्सेसिंग का मतलब होता है कब्जा करना, यानी किसी राष्ट्र पे कब्जा करने का जो अधिकार होता है, ठीक है, मतलब कब्जा किसी राष्ट्र पे करना, किसी राष्ट्र की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ये कौन कह रहे हैं भाई? तो अंसर रैनन जी का कहना है ये बात। आई कह रहा द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज़ अ गुड थिंग ए नेसेसिटी इवन। लेकिन उनका कहना है कि राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। देयर एग्जिस्टेंस इज़ अ गारंटी ऑफ लिबर्टी विच वुड बी लॉस्ट इफ the world had only one law and only one master। उनका कहना है कि उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी तो है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का क्या होता है? लोप हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, है ना। यदि मान लीजिए अगर कोई एक कानून है और उस कानून का एक ही कोई मालिक है, तो सिंपल सी बात है, तब क्या आ जाएगी? मोनार्की आ जाएगी। जब मोनार्की आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वहाँ स्वतंत्रता जो होगी, इंडिपेंडेंस जो होगी, उसकी गारंटी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। स्वतंत्रता इट मीन्स लिबर्टी। यहाँ जो बात हो रही है लिबर्टी की जो गारंटी होगी वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। देखिए लिखा है लॉस्ट। ठीक है, तो जब भी किसी कानून के एक मालिक होंगे तो नो डाउट उसकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन।
क्या नाम है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसका मतलब हुआ फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो कह रहा है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। कह रहा है कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट जो एक एक्सप्रेशन थी वो कब मिली थी भाई, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो दिखा नेशनलिज्म का वो कब दिखा, 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। एज यू नो वुड रिमेंबर was full-fledged territorial states in 1789 under the rule of an absolute monarch। जैसा कि हम लोग को याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। ठीक है ना, एब्सोल्यूट मतलब समझते ही हम लोग पहले पढ़ा था, निरंकुश उसका क्या था, अधिकार था। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन अ वीक of the French Revolution led to the transfer of sovereign from the monarchy to a body of French citizen। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव, देखिए कह रहा है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, मतलब राजनीतिक और जो संवैधानिक बदलाव हुए थे, जो बदलाव हुए उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। समझ मेरी बात, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे उनसे जो सोवरेन मतलब प्रभु सत्ता की बात हो रही है, सोवरेन मतलब होता है प्रभु सत्ता, मतलब जो एक तरह सत्ता की बात हो रही है, वो कहाँ से कहाँ चली गई, राजतंत्र से निकलकर फ्रांस के लोगों के हाथ में। ठीक है ना, यानी फ्रांस के नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, मतलब वहाँ चली गई। ट्रांसफर की बात हो रही है ना, डैट इज हस्तांतरित, मतलब ट्रांसफर हो गई, मतलब राजा से किसके हाथ में चली गई, फ्रांस के नागरिकों में। कर आगे कि द रिवॉल्यूशन, एक एक वर्ड सुनिएगा, सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। मतलब क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनके नियति तय करेंगे। मतलब जैसे ही प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा, ठीक है, तो डैट इज अ प्रोक्लेम मतलब घोषणा हुआ किसका, रिवॉल्यूशन, मतलब क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन, यानी लोगों के द्वारा, देखिए लिखा हुआ है पीपल हु वुड फोर्स कंस्टिट्यूट द नेशन, यानी लोगों के द्वारा ही राष्ट्र की गठन होगा और इसकी नियति को तय करेंगे, शेप एंड डेस्टिनी, और लोग ही उसके क्या करेंगे, नियति को तय करेंगे, कैसा राष्ट्र होगा नहीं होगा। अब ये बात किस में चल रही थी, फ्रांस में। कब, जब सत्ता किसके, मोनार्ची से कहाँ चला गया था, फ्रांस के लोगों के हाथ में। कह रहा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड द प्रैक्टिस दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। कह रहा प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। समझे मेरी बात, शुरुआत में ही ऐसे बहुत कदम उठाए। उसके बाद क्या करा है, द आइडियाज ऑफ लैब पेट्री, द फादरलैंड एंड ली सिटुएन मतलब सिटीजन, emphasize the notion of a united community enjoy equal rights under a constitution। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आइडिया ऑफ लैब पेट्री मतलब द फादर, मतलब देखिए लैब पेट्री मतलब होता है पितृभूमि और ले सिट्यूएन मतलब होता है नागरिक, यानी पितृभूमि मतलब पापा का जो जमीन होता है ना, दैट इज पितृभूमि। ले सिट्यूएन मतलब जो वहाँ की जो नागरिक है उनकी बात हो रही है। तो कह रहा है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान में अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। समझ रहे हैं ना, मतलब इसकी वजह से लैब पेट्री और मतलब फादरलैंड और सिटीजनशिप के जो मतलब एक तरह कह सकते हैं जो विचार थे, उन्होंने इक्वल राइट्स मतलब समान अधिकार दिया। कहाँ भाई, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard।
कह रहा है अंततः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिससे मतलब जिसने पहले की राजध्वज की जगह ले ली थी। मतलब पहले जो एक झंडा था उसके जगह कौन ले लिया था भाई? नया वाला फ्लैग। फ्लैग मतलब होता है ध्वज यानी झंडा। आगे क्या कर रहा है? द स्टेट्स जनरल was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। मतलब कह रहा है कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मतलब जो स्टेट जनरल की जो चुनाव होने लगी ना, किसके द्वारा? बॉडी द्वारा, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि नेशनल असेंबली कर दिया गया था किसके नाम बदलकर? स्टेट जनरल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? तो एक्टिव बॉडी, मतलब जो लोगों के जो एक्टिव समूह थे उन्होंने क्या किया? स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसके बाद में उसका नाम बदल कर क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। उसके बाद अगर हम बात करें, न्यू हिम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड द मार्टिर्स commemorated all in the name of the nation। मतलब क्या हुआ इसका? कहता है कि नई स्तुतियां रची गई। मतलब हिम्स मतलब स्तुति, हिंस मतलब स्तुति है, कंपोज मतलब रची गई। उसकी बाद ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। ओथ मतलब शपथ। टेकन मतलब अब ओथ ली गई। मैट्रिस ऑफ कमोरेटेड मतलब शहीदों का गुणगान हुआ, है ना। और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ये सब कुछ हुआ किसके नाम पर हुआ? राष्ट्र के नाम पे। यानी मार्टियर्स कमोरेटेड मतलब होता है शहीदों का गुणगान। ओथ टेकन मतलब शपथ ली गई। हिम्स वेयर कंपोज मतलब सुक्तियाँ क्या हो गए हैं? सुक्तियाँ मतलब होते हैं ना एक तरह का गाना, वो क्या हुआ? मतलब गाया गया, मतलब रचा गया, गाया गया, जो भी कहिए, है ना। आगे देखते हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ किसके नाम पे? एज अ नेम ऑफ नेशन, याद रखिएगा। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it formulated uniform law for all citizens within the country। कह रहा है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसको हम सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, है ना। यूनिफॉर्म लॉ यानी सबके लिए क्या किए? समान कानून बनाए। कह रहा है इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिस्ड, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वेयर अडॉप्टेड। कह रहा है कि आंतरिक जो थी आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, है ना। यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो आयात निर्यात की जो आपकी जो कस्टम मतलब कर ड्यूटीज़ थी, एक तरह की जो शुल्क थी, उसको क्या कर दिया गया? एबॉलिश। एबॉलिश मतलब समाप्त कर दिया गया। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर टू बी अडॉप्टेड, मतलब एक नया भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड द फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। कहता क्षेत्रीय बोलियों को हस्तोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वह राष्ट्रीय की मतलब साझा भाषा बन गया। यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज जो थी वो क्या बन गई? फ्रेंच, है ना। फ्रेंच जैसी जो भाषा बोली जाती थी, जो लिखी जाती थी कहाँ? पेरिस में, वो क्या बन गया? एक, याद रखिएगा, एक साझा भाषा, मतलब वही राष्ट्र का एक बन गया। कौन? फ्रेंच। तो इस तरह से क्या हो गई? वहाँ पर नए नए चीज़ों को क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। आगे कह रहा है द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी of the French nation to liberate the peoples of Europe from the despotism, in the other word to help other people of Europe to become nation। मतलब क्या हुआ? कह रहा द रिवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से क्या कर दे? मुक्त कर दे, है ना। फर्दर डिक्लेयर दैट मिशंस ऑफ द डायनेस्टी, मतलब इस वंश का मिशन था, मतलब क्या था? कि फ्रेंच नेशंस टू लिबरेट, मतलब उसको मुक्त कर दिया जाए। किससे? पीपुल ऑफ यूरोपियन फ्रॉम डेस्पोटिज्म, मतलब निरंकुशवाद जो शासन थी उससे उनको क्या करना था? मुक्त करना था। वह इनकी क्या थी? लक्ष्य थी। जो हम कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को
राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। नहीं, जैसे ही उसको स्वतंत्र करा देंगे तो कहीं ना कहीं नेशन को बनाने में वो क्या करेगा, मदद करेगा। आगे देखिए, when the few of the events in France reach the different cities of Europe, a student and other member of educated middle class began setting up Jacobin clubs. इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्रांस की घटना की खबर पूरे यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम के वर्ग अन्य सदस्य जेकोबी क्लबों की स्थापना करने लगे। मतलब ये सब जैसे ही वहाँ पे बात फैलने लगा तो जेकोबी क्लब्स की क्या होने लगी, एस्टेब्लिशमेंट होने लगी, मतलब स्थापना होने लगी। उसके बाद क्या करने लगा है, तो ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि देयर एक्टिविटीज एंड द कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of the Italy in the 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies begins to carry the idea of nationalism abroad. मतलब कहता है कि उनकी जो गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। क्रांतिकारी जो थे, युद्ध के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। समझ रहे हो, मतलब वहाँ की जो आर्मी जो 1790 में जो स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस में जो घुसी थी, अब वे दूसरे देश में जाने लगे। काहे के लिए भाई, मतलब नेशनलिज्म, मतलब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को लेके दूसरे देश में जाने लगे, ये भावना को लेकर। तो यह तो अच्छी बात थी भाई, नेशनलिज्म की जब बात आई तो वहाँ के सेना लोग भी क्या करने लगे, वहाँ के फ्रांसीसी सेना लोग भी राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में जाने लगे। क्लियर। एक यहाँ देखिए छोटी सी फिगर है, ये फिगर कहता है कि द कवर ऑफ अ जर्मन अल्मानक डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड क्या है रेमान इन 1798। कह रहा है कि एक जर्मन पंचांग है, ठीक है, जर्मन इलामक मतलब होता है पंचांग का मुख्य पृष्ठ, जिसके पत्रकार एंड्रियास रेमनान ने 1798 में जारी किया था। कहता है द इमेज ऑफ द फ्रेंच ब्लिस्टिस ऑफ द स्टॉर्म बाय द रिवोल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड द नेक्स्ट सिमिलर fortress mean to represent the basins of a deposit rule in the German province of Kassel. Accompanying the illustration is the slogan, the people must seize their own freedom. Clear? The Remnan lived in the city of Manise and was the member of German Jacobin group. कह रहा है कि फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया था। और यह किला जो कह रहा है, यह जो किला था जर्मन प्रांत कैलेस में निरंकुश शासन के ढंग के रूप में चित्रित है। याद रखिएगा इसको। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेमनान में एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था, वह जर्मन जैकोबिट गुट का सदस्य था। किसका सदस्य था भाई? जर्मन जैकोबिट गुट। तो ये थी आपकी चैप्टर 1 की पेज नंबर 3, सॉरी ये क्या थी आपकी पेज नंबर 3, और हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो ठीक है, तो इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट पेज को लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।